हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। हम लोग सीसेट पेपर 2 डिस्कस कर रहे हैं। इसी क्रम में आगे बढ़ना है। चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। देखो, एक्चुअल में हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं, कई लोगों ने कमेंट किया कि सर क्या ये सफिशिएंट रहेगी। देखो, सफिशिएंट की बात तो ऐसी है कि आप अगर जो लर्निंग लेते हो, जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, उससे आप अगर लर्निंग लेते हो कुछ तो फिर सही है। आपको जरूरत नहीं पड़ेगी ज्यादा कुछ ज्यादा सोचने समझने की, क्योंकि एक आपको आइडिया लग जाएगा किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, किस तरह से हमको अटेम्प्ट करना है। ठीक है, आपकी क्वालिफाइंग का तो यहाँ से हम कर सकते हैं। मैं अगर आप फॉलो करते हो स्टार्ट टू एंड तो क्वालिफाई कर जाओगे, इतना मुझे पूरी उम्मीद है ना। अब उसमें ये सोचना है कि बस हम लोग थोड़े सिक्योर रहें कि भाई हाँ, हम क्वालिफाई भी कर जाए, सिक्योर रहें कि हमने क्वालिफाई कर दिया। जितने दिन अभी बचे हुए हैं तो हम ट्राई कर रहे हैं बनाने की सेट्स। और उसके बाद जब लास्ट में आपके 7-8 दिन का टाइम रह जाएगा तो मैराथन टेस्ट सीरीज हम स्टार्ट करेंगे, जहाँ पे हम शायद पूरे पूरे टेस्ट एक दिन में डिस्कस करेंगे। कोशिश करेंगे कि 2 घंटे की क्लास हो जाए आपकी। ठीक है, तो लास्ट मोमेंट पे हम थोड़ा सा स्पीड बढ़ा देंगे, तो उस टाइम आप लोग उसको एक बार वॉच कर लेना ढंग से। समझ रहे हो बात को सब लोग? उसको एक बार वॉच कर लोगे ढंग से तो आपको शायद बेनिफिट मिलेगा। फिलहाल बढ़ते हैं आगे, है ना। तो क्या कह रहा है भाई, पहला क्वेश्चन हमसे पैराग्राफ है। देखो, पिछले दशक के दौरान पिछले दशक के दौरान भारतीय कृषि खाद्यान्न व तिलहन का रिकॉर्ड उत्पादन करने के साथ और अधिक सुदृढ़ हुई है। ठीक है, इसके परिणाम स्वरूप बढ़ी हुई खरीद से भंडार गृहों में खाद्यान्न के स्टॉक में भारी बढ़ोतरी हुई है। भारत चावल, गेहूं, दूध, फलों व सब्जियों के विश्व के शीर्ष उत्पादकों में से एक है। कौन कौन सी चीज? चावल, गेहूं, दूध, फल व सब्जियों के विश्व के शीर्ष उत्पादकों में से एक है। ठीक है, फिर भी विश्व भर के न्यून पोषित लोगों का 1/4 भाग भारत में रहता है, मेल न्यूट्रिशन का शिकार है यहाँ के लोग। औसत रूप से देश के कुल परिवारों के लगभग आधे परिवारों में कुल व्यय का लगभग आधा व्यय भोजन पर होता है। तो ये एक हमको पैराग्राफ दे दिया है। अब देखते हैं इसके आधार पे हम क्या कोरोलरी निकालते हैं यहाँ से। ठीक है, ऑप्शंस चेक करते हैं। ऑप्शंस के हिसाब से हम देखेंगे क्या क्या दे रखा है हम लोगों को। कह रहा है गरीबी और कुपोषण को खत्म करने के लिए खेत से थाली, फार्म टू फार्क फॉर्क फार्म टू फॉर्क फॉर्क होता है, तक की मूल्य श्रृंखला की दक्षता में बढ़ोतरी करना जरूरी है। ओके, चलो भाई एक बार होल्ड करके रख लेते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहे हैं। कृषि उत्पादकता में बढ़ोतरी करने से भारत में स्वतः ही गरीबी और कुपोषण दूर हो जाएगा, ऐसा तो कहीं नहीं कहा गया। खैर, इसको आप नकार सकते हो, इस चीज को आप नकार सकते हो कि ऐसा नहीं कहा गया है कहीं भी। पूरे पैराग्राफ में इस तरह की बात नहीं हुई है। आगे क्या कह रहे हैं। भारत की कृषि उत्पादकता पहले से ही बहुत अधिक है और इसे और अधिक बनाया जाना आवश्यक नहीं है, ऐसा भी नहीं है। कहीं भी ऐसा नहीं कहा गया है, बिल्कुल भी 1% भी। ठीक है, अगला देखते हैं। सामाजिक कल्याण और गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के लिए अधिक निधि का आवंटन करने से भारत से गरीबी और कुपोषण का अंतिम उन्मूलन हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है। तो भाई एक ऑप्शन बचता है, इसका सही होना है इसकी मजबूरी हो गया अब, क्योंकि और कोई ऑप्शन तो बिल्कुल ही अलग थलग पड़ गए। तो इजी हो गया एलिमिनेट करना। ठीक है, इजी हो गया एलिमिनेट करना हमारे लिए और ऑप्शंस को। ठीक ठीक है, समझ पा रहे हो? इंपॉर्टेंट है। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्या कह रहा है भाई। कह रहा है मिस्टर एक्स मिस्त्री एक्स की आयु 1 वर्ष पूर्व किसी संख्या का वर्ग थी। ओके, और अगले वर्ष यह किसी संख्या का घन हो जाएगी। ओके ओके, उसे अपनी आयु के पुनः किसी संख्या का घन होने के लिए न्यूनतम कितने वर्ष प्रतीक्षा करनी पड़ेगी? अच्छा क्वेश्चन है, लॉजिकल है। अगर आपका लॉजिक काम करता है एक बार में आपका आंसर आ जाएगा। अगर आपका थोड़ा सा भी लॉजिक काम कर जाता है तो आपका आंसर एक बार में ही आएगा। बस क्या सोचना है आप लोगों को कि ऐसा कौन से नंबर है जिनके दो के गैप में स्क्वायर और क्यूब बनता है। तो स्टार्ट करते हैं सोचना है स्क्वायर और क्यूब्स के बारे में। वैसे मुझे पता है, पर मैं आप लोगों को समझाने के प्रयास कर रहा हूँ कि आप लोग ऐसे ही कैलकुलेट कर सकते थे।
देखो स्क्वायर 1 होता है, 4 होता है स्क्वायर, 9 होता है स्क्वायर, 16 होता है स्क्वायर, 25 होता है, 36 होता है, ऐसे करके हमने लिख लिए थोड़े से, 49 होता है। ये क्या वर्ग होते हैं? क्यूब लिखने स्टार्ट करो, पहला क्यूब 1 ही हो जाएगा, दूसरा क्यूब 8 होगा, तीसरा क्या हो जाएगा भाई क्यूब 27, तीसरा क्यूब क्या हो जाएगा? तो 25 और 27 के बीच में डिफरेंस कितने का दिखाई दे रहा है तुमको? 2 का डिफरेंस दिखाई दे रहा है। तो आज अगर उसकी उम्र मैंने मान लिया 26 साल का है वो, तो अगर 1 साल कम कर दोगे तो 25 पे पहुंच जाएगा, और 1 साल प्लस कर दोगे तो कहां पहुंच जाएगा भाई? 27 पे पहुंच जाएगा। यानी कि वो 26 साल में चल रहा है इस वक्त। आ रही है बात समझ में? वो कौन से साल में चल रहा है इस वक्त? 26 साल में चल रहा है। क्या कह रहा है, दोबारा पढ़ो को। एक्स की आयु 1 वर्ष पूर्व किसी संख्या का वर्ग थी, और 1 वर्ष बाद किसी संख्या का घन होगी। तो 1 वर्ष पूर्व 25 है, 1 वर्ष के बाद कितनी हो जाएगी? 27। 25 इज ए स्क्वायर एंड 27 इज ए क्यूब। आप लोगों को पता होगा 25 जो है 5 का वर्ग है, और 27 जो है 3 का घन है। ठीक है, तो अब कह रहा है कि कम से कम अगला वाला देखो, 27 के बाद अगला जो क्यूब है वो 64 आएगा, 4 का क्यूब 64। तो 64 के लिए 26 से कितने साल का इंतजार करना पड़ेगा? 38 साल का। कितने साल का इंतजार करना पड़ेगा उसको? 38 वर्ष का इंतजार करना पड़ेगा। ये अपना ऑप्शन हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर 2। क्लियर है? आगे बात समझ में? चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो ये कुछ अलग ही तरह का क्वेश्चन दिया है इन लोगों ने, फिर भी देखते हैं क्या कहना चाह रहे हैं। राज्य मोतियों के समान है, राज्य मोतियों के समान है तथा केंद्र वह धागा है जो उन्हें हार में पिरोता है। ठीक है, समझ रहे हो? राज्य तो मोतियों के समान है, और केंद्र है वो धागे के समान जो उनको धागे में पिरोता है, हार में पिरोता है। यदि धागा टूट जाए, धागा अगर एक बार टूट जाए तो मोती बिखर जाते हैं। धागा अगर टूट जाए तो मोती बिखर जाते हैं। इसका मतलब क्या है? अखंडता और एकता से बात कह रहा है ये। शक्तिशाली केंद्र और शक्तिशाली राज्य एक मजबूत संघ बनाते हैं। शक्तिशाली केंद्र राष्ट्रीय अखंडता हेतु एक बंधनकारी शक्ति है। राष्ट्रीय केंद्र राज्य स्वायत्तता में बाधा है। राज्य की स्वायत्तता संघ के लिए पूर्व अपेक्षा है। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा है, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। यहाँ पे केंद्र की शक्ति के बारे में बात हुई है, समझ गए बात को? राज्यों की शक्ति के बारे में बात नहीं की है यहाँ पे। राज्यों को मोतियों के समान बताया, लेकिन केंद्र को बताया उनके सूत्रधार। अगर केंद्र धागा है जिसमें बंधे हुए हैं सब, बंधनकारी शक्ति है वो। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? सेकंड। शक्तिशाली केंद्र राष्ट्रीय अखंडता हेतु एक बंधनकारी शक्ति है। केंद्र जितना शक्तिशाली होगा, यही बात है। राज्य मोतियों के समान है और केंद्र धागा जो कि उन्हें हार में पिरोता है। यदि धागा टूट जाए तो मोती बिखर जाते हैं। समझ गए बात को? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। आई बात समझ में? चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है भाई? 4 × 4 × 4 सेंटीमीटर के घन के बाह्य पृष्ठ को पूरी तरह लाल रंग में रंगा गया है। तत्पश्चात उसे फलकों के समांतर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर के 64 घनों में काटा जा गया है। इतने छोटे घनों की फलकें रंगी हुई नहीं होंगी। तो इसका सिंपली इंग्लिश में पढ़ लो एक बार। द आउटर सरफेस ऑफ ए क्यूब ऑफ 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर into 4 सेंटीमीटर is painted completely red. It is then cut into 64 small cubes of 1 centimeter 1 centimeter and 1 centimeter parallel to the faces. How many small cubes will not have painted color? कितने छोटे घनों के फलकों में रंग नहीं होगा? तो देखो एक बात सोचो जरा ध्यान से। अगर मैं चलो एक बार वो बना देता हूँ, आप एक घन बना लेते हैं। ठीक है, घन बनाते हैं, फिर उसको काट के देख लेंगे बस, और क्या है। हमेशा इस तरह के क्वेश्चंस में इसी तरह का कॉन्सेप्ट लगाना है अपने को। एक घन बना लिया हमने, ठीक है, तो ये गायब कर लो, एक ये गायब कर लो, एक ये गायब कर दो। ठीक है, ये घन बन गया एक अपने पास। ठीक है, अब कह रहा है कि इसको काट दिया जाता है। काट लेते हैं इसको भाई। अब ये 4 सेंटीमीटर का है तो एक एक सेंटीमीटर में काटना पड़ेगा। एक पार्ट ये हो जाएगा, एक पार्ट ये हो जाएगा, एक पार्ट ये हो जाएगा, एक पार्ट ये हो जाएगा। ठीक है, फिर ऐसे ही इसको काट लेना। एक पार्ट, एक पार्ट ये हो जाएगा, एक पार्ट ये हो जाएगा इसका, एक पार्ट ये हो जाएगा। इस तरीके से कट जाएगा भाई। 4-4 हिस्सों में इसको बांटना है इस तरीके से। ठीक है, 4-4 हिस्सों में इसको बांटना है। ठीक है,
1 2 3 4। अब मैं पूरा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। आगे इस क्वेश्चन में ज़्यादा दम होता नहीं, लेकिन अगर फिगर नहीं बनेगा तो दिक्कत आ जाएगी आप लोगों को। फिगर बनना ज़रूरी होता है ना? अब ये कह रहा है कि इसको जो है बाहर से लाल रंग दिया गया, ठीक है? इसको बाहर से लाल रंग दिया। सपोज़ करो इस तरीके से लाल कलर इस पे कर दिया पूरे टोटल, ठीक है? पूरा टोटल लाल कलर कर दिया इसके ऊपर। अब मैं समझाऊँगा हमें कौन-कौन से पिक करने हैं। बस आपको अगर फिगर क्लियर है तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आ सकती। और फिगर क्लियर नहीं है तो दिक्कत ही दिक्कत है फिर सारी की सारी इसमें। अगर लाल कलर इसमें कर दिया जाता है, ठीक है? अब ध्यान से समझना मेरी बात। जो ऊपर-ऊपर के होंगे, जो सिर्फ़ ऊपर-ऊपर के होंगे, वो ही उन पर ही कलर नहीं होगा बस, उन पर ही कलर होगा सॉरी। जैसे ये जो है बीच वाले, ठीक है? क्योंकि साइड के तो सारे हैं जिन पे कलर होगा, साइड के सारों पे तो कलर होगा, लेकिन बीच के ये जो हैं, इन पे कलर नहीं होगा। अब समझना कौन से पे कलर ना हो, है ना? अब ये बात समझना ध्यान से। देखो ध्यान से, क्या बताने वाला हूँ। देखो इन पे भी कलर होगा बीच वालों पे और नीचे वालों पे भी कलर होगा। सिर्फ़ बीच वाला जो पोर्शन है इसका, सिर्फ़ बीच वाला जो पोर्शन है, सिर्फ़ ये वाला जो पोर्शन है, ये ऐसा पोर्शन होगा जिसमें कोई कलर नहीं आएगा, जिसमें कोई कलर नहीं आएगा। तो ध्यान से समझना कितने होंगे? 4 तो ये होंगे, यहाँ पे जो बने होंगे बीच में, और 4 इसके नीचे, टोटल कितने होंगे? 8। 8 ऐसे होंगे जिन पे कोई कलर नहीं होगा। 8 ऐसे होंगे जिन पे कोई कलर नहीं होगा। समझ में आ रही है बात कुछ? 8 ऐसे होंगे जिन पे कोई कलर नहीं होगा। क्लियर है नहीं है बताओ ज़रा? देखो दोबारा समझो। 2 ये इधर से निकाल दो, 2 ये निकाल दो, 2 ये निकाल दो, 2 ये निकाल दो, 2 उधर से, 2 उधर से। अब बीच में भी तो रह गए ना? बीच में रह जाएंगे ना, 1 2 3 4। 4 यहाँ रह गए, 4 यहाँ रह गए, 8। समझना पड़ेगा भाई थोड़ा सा, है ना? थोड़ा सा समझना पड़ेगा। 8 आएगा इसका आंसर, जिसके कोई भी फलक रंगे नहीं होंगे, है ना? क्या कह रहा है नेक्स्ट से? वास्तव में मेरा मानना है कि इंग्लैंड में निर्धनतम व्यक्ति को भी एक वैसा ही जीवन जीना है जैसा कि महानतम व्यक्ति को, और इसलिए सच में मैं मानता हूं कि यह स्पष्ट है कि हर उस व्यक्ति का जिसे सरकार के अधीन रहना है, सबसे पहले अपनी सहमति से स्वयं को सरकार के अधीन कर देना चाहिए। और मेरा यह अवश्य मानना है कि इंग्लैंड का निर्धनतम व्यक्ति सही अर्थ में ऐसी सरकार से कतई बंधा हुआ नहीं है जिसके अधीन स्वयं को करने में उसकी कोई राय ना रही हो। की बात कह रहा है ये, ठीक है? समझने की कोशिश करते हैं, है ना? क्या कह रहा है? संपत्ति का सबको समान वितरण नहीं, निर्धन के हाथ में शासन नहीं, धनिकों का स्वस्तरण नहीं। अरे बहुत सिंपल हो गया। शासितों की सहमति के अनुसार शासन। समझ गए? नहीं समझे? शासितों की सहमति के अनुसार शासन। ज्यादा समय नहीं लगा इसको क्रैक करने में हम लोगों को। इजीली हमने क्रैक कर लिया इसको, ठीक है? कुछ भी नहीं था वैसे, है ना क्वेश्चन? ऑप्शंस देख के आसान हो गया पैटर्न। क्या कह रहा है? कह रहा है कि भाई रेलवे स्टेशन बने हुए हैं ए से, ये क्या है, 8 रेलवे स्टेशन है, ए बी सी डी ई एफ और जी। या तो दो तरफा मार्गो या एक तरफा मार्गो से जुड़े हुए हैं, या तो टू मतलब टू वे है या वन वे है, ठीक है? ये समझ लो। एक तरफा मार्ग सी से ए, सी से ए, देखो मैंने एक तरफा के लिए ऐसे चिन्ह बना देता हूँ। सी से ए, ई से जी, बी से एफ, डी से एच, जी से सी, ई से सी, एच से जी, ठीक है? इस तरीके से बने हुए हैं। चलो देखते हैं कौन कौन से कॉमन है, पहले कॉमन निकाल लो, फिर दो तरफा भी बना लेंगे साथ में, है ना? तो मैं एक बार इसका फिगर बनाता हूँ, क्या बनेगा भाई, देख लेते हैं एक बार ढंग से। ई, ई टू टाइम्स दिखाई दे रहा है, चलो। ई से जी, ई से जी, और जी से सी, ठीक है? ऐसे बनाओ इसको।
ई से जी, ठीक है, और ई से सी भी है भाई, तो ई से सी भी जाना है अपने को, ठीक है। अब ध्यान से देखो, जी से सी पहुंच गए हम लोग, ई से सी पहुंच गए हम लोग, ई से जी पहुंच गए हम लोग, ठीक है। एच से जी जाना है और सी से ए, सी से ए, सी से ए, ठीक है। और क्या कह रहा है, बी से एफ जाना है, बी से एफ और एच से जी, एच से जी तो कहीं यही आएगा, एच से जी, ठीक है, एच से जी, और डी से एच, डी से एच, हो गया, सारे कंप्लीट हो गए। सी से ए आ गया, ई से जी आ गया, बी से एफ, बी से एफ रह गया अभी भाई, बी कहीं यहाँ ले लेता हूँ, बी से एफ अलग है ये बिल्कुल, तो कोई ताल्लुकात नहीं दिखाई दे रहा मुझे, है ना। डी टू एच आ गया, एस से जी आ गया, ई से सी आ गया, जी से जी से सी भी आ गया, ठीक है, ई से जी आ गया, ठीक है, चलो सही है भाई, सब लोग है ना। अब दो तरफा देखो क्या है, ए से ई दो तरफा है, ए से ई दो तरफा है, तो दो तरफा बनाओ जरा पहले, ए से ई दो तरफा है, जी से बी, जी से बी दो तरफा है, ठीक है, एफ से डी, ओ हो, एफ से डी, तो भैया इसको इस तरीके से ले जा रहा हूं मैं, एफ से डी दो तरफा है, एफ से डी, ई से डी, ई से डी दो तरफा है, ठीक है, फाइनली मिल गया, सब कुछ बन गया। आप लोग कह रहे होगे सर क्या बना दिए ये हैं, लेकिन भाई देखो बनाना पड़ेगा, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है ना, और अगर समझ में आ जाएगा तो तुम कर पाओगे इजीली, नहीं तो टाइम लगेगा, फिर भी टाइम लगेगा। सी से एच तक यात्रा करते हुए निम्नलिखित में से किस एक स्टेशन से गुजरना ही होगा, सी से एच तक। अब सी से एच तक अगर मुझे जाना है, सी से एच तक अगर मुझे जाना है तो मैं कैसे जाऊंगा भाई, सी से एच तक जाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, सी से ए, जी से सी, ओके, तो तरफा तो कहीं संबंधी दिखाई नहीं दे रहा ना, ई से सी, ई से सी, एच से जी, ओके, सी से ए, जी से सी, तो भाई सी से ए जाऊंगा पहले मैं, देखो ध्यान से कैसे जाऊंगा मैं, है ना, ध्यान से देखना, सी से ए जाऊंगा, ए से मुझे ई पे आना पड़ेगा क्योंकि दो तरफा है तो दोनों तरफा जा सकते हो, ठीक है। फिर मेरे पास दो रास्ते हैं, या तो मैं ऐसे मेरे पास एक रास्ता है, या तो मैं ऐसे होता हुआ ऐसे पहुंचूंगा इस तक, तो मुझे कहाँ पे जाना अति आवश्यक है, ई पे, ई पे, ऑप्शन नंबर सेकंड, ई नहीं होगा तो हम निकल नहीं पाएंगे। आई कुछ बात समझ में, इस तरीके से देख रहे हो, सॉल्व करना पड़ेगा आप लोगों को इसको, अच्छा क्वेश्चन है, सीरियसली अच्छा क्वेश्चन है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है इसमें, तीन क्वेश्चन है 7.5 नंबर के, एफ से ए तक, एफ से ए तक किसी स्टेशन को बिना एक बार से अधिक पार किए हुए, चलो देखते हैं, एफ से ए तक आना है भाई, क्या तरीका होगा, एक तो देखना ध्यान से, क्या तरीका होगा, क्या क्या तरीके होंगे दिखा देता हूं अभी, देखो, एक तो ये तरीका बनेगा, एफ से डी पे आओगे और फिर यहां से घूमते हुए यहाँ चले जाओगे, पहला तरीका, ठीक है। दूसरा तरीका देखो दिखाता हूँ, दूसरा तरीका क्या बनेगा, कलर दूसरा ले लेते हैं जिससे कि क्लैरिटी आ जाए आपको, है ना। देखो क्या हो सकता है भाई, एफ से ए तक आना है ना, एफ से फिर मैं ऐसे ही जाऊंगा दोबारा, एक एक तरीका तो कंप्लीट हमने कर लिया, फर्स्ट हो गया, सेकंड पे चल रहे हैं हम, है ना। कितने तरीके से हम जा सकते हैं, हम ऐसे जाएंगे, और हम ऐसे जाएंगे, ऐसे होते हुए ऐसे जा सकते हैं, सेकंड, ठीक है। थर्ड देखो, थर्ड क्या हो सकता है, देखो ध्यान से, ऐसे जाएंगे हम, ऐसे जाएंगे, ऐसे जा सकते हैं, थर्ड, एफ टू ए, 3 पॉइंट हो गए हमारे पास। चौथा देखो क्या बन सकता है, चौथा कितना ऑप्शन भी थे ना, ऑप्शन के हिसाब से चलना पड़ेगा अपने को, है ना। देखो चौथा क्या बनेगा, बन जाएगा ना, देखो,
डी से एफ, एफ से जी से सी से ए। तो 4 तरीके हमारे पास हैं, 4 मेथड। ठीक है, देखो जरा ऑप्शन में है कि नहीं 4। 4 है, बिल्कुल है, तो यही है अपना आंसर, ऑप्शन नंबर। ठीक है, आई कुछ बात समझ में भाई सब लोगों के, या नहीं आई? डिफिकल्ट लगा? जो भी लगा बताना जरा। अब क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि जी और सी के बीच का मार्ग बंद कर दिया जाए तो एच से सी तक यात्रा करते समय निम्नलिखित में से किस स्टेशन से गुजरने की आवश्यकता नहीं होगी? ई डी ए बी। तो देखो भाई जरा ऑप्शन पे आ जाओ। ओके, इसको मिटाना पड़ेगा थोड़ा सा यार। ठीक है, मैं हटा देता हूँ। देखो मैंने यार क्लैरिटी लाने की कोशिश की है, आपको क्लैरिटी आए, तो कॉन्सेप्ट हम डिस्कस कर रहे हैं उसके ऊपर, है ना। क्या कह रहा है, जी से सी वाला रास्ता कर दिया जाए बंद, ये बंद हो गया। ठीक है, अगर ये रास्ता बंद हो गया तो फिर उसके बाद क्या कह रहा है कि एच से सी तक की यात्रा करने में किसकी आवश्यकता नहीं होगी? ईडीएबी, हमारे ऑप्शन से ईडीएबी। तो मुझे ये चेक करना है कि ईडीएबी में से कौन सा स्टेशन नहीं आएगा। ठीक है, मुझे कहां से कहां तक जाना है, बस ये चेक करके देखो, एच से सी तक। ठीक है, तो देखो एच से सी तक जाना है मुझे, कैसे कैसे मैं जा सकता हूँ, ध्यान से देखना जरा। क्या मैं कभी ई पे पहुंचूंगा? एच से क्या कभी ई पे पहुंच सकता हूं मैं? हैं? मुझे कहां पहुंचना है? मुझे कहां पहुंचना है? सी तक जाना है मुझे, एच से सी तक पहुंचना है। तो मेरे पास रास्ता क्या बनेगा, ये चेक करने की कोशिश में करता हूँ। मेरे पास रास्ता देखो ये बन सकता है, हम्म, देखो कैसे जाऊंगा मैं, एच, देखो बता देता हूँ यार, देखो है ना, आसान नहीं है। एच, जी, एफ, और एफ से दो तरफा है ये। ठीक है, दो तरफा होते हुए फिर ऐसे जाओगे, फिर ऐसे जाते हुए ऐसे आओगे। ठीक है, तो ई डी ए बी, तो इसमें से ए पे कभी नहीं जाओगे आप, ए पर कभी नहीं जाओगे। देखो मैंने कोशिश की है कि बिल्कुल एक्चुअल आपको क्वेश्चन बता दूं, मैं ढंग से समझा दूं आपको, समझ रहे हो इस बात को? ऐसे मत सोचना सर, 7.5 नंबर की बात है, 3 क्वेश्चन है, टाइम देना पड़ेगा थोड़ा सा, है ना। टाइम दिया है मैंने, आपको समझाने के लिए दिया है, पूरा पूरा टाइम मैंने इस क्वेश्चन में, आप समझने की कोशिश करना किस तरीके से बनाना है वो डायग्राम, किस तरीके से बनाना है, किस तरीके से उसको ऑब्जर्व करना है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। परंपरागत संस्थाओं, पहचानों और निष्ठाओं के विघटन से दो तरफा एम्बिवेलेंट स्थितियां उत्पन्न होने की संभावना होती है। यह संभव है कि कुछ लोग परंपरागत समूहों के साथ फिर से अपनी नई पहचान बनाएं, जबकि अन्य लोग राजनीतिक विकास की प्रक्रियाओं से उत्पन्न होने वाले नए समूहों और प्रतीकों के साथ खुद को जोड़ लें। ठीक है, इसके अतिरिक्त राजनीतिक विकास की यह प्रवृत्ति होती है कि वह विविध वर्गों, जनजातियों, क्षेत्रों, कुलों, भाषाओं, धर्मों, व्यवसायों एवं अन्य समूहों की समूह चेतना का पोषण करती है। समूह चेतना का पोषण करती है। कौन सा इसकी सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करेगा, देख लेते हैं। राजनीतिक विकास एक दिशा में चलने वाली प्रक्रिया नहीं, क्योंकि इसमें समृद्धि और ह्रास दोनों शामिल होते हैं। होल्ड कर लो भाई, है ना, लग रहा है मुझे ये आंसर बन सकता है। देखो जरा, परंपरागत समाज राजनीतिक विकास के सकारात्मक पक्षों का प्रतिरोध करने में सफल होते हैं। अभी देखो ऐसा, परंपरागत समूह के साथ फिर से नई पहचान बनाएं, जबकि ऐसा राजनीतिक विकास की प्रक्रिया से उत्पन्न होने वाले नए समूह और प्रतीकों के साथ खुद को जोड़ लें। तो बस प्रतिरोध नहीं हो रहा है यहाँ पे, खत्म करो। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात समझ लो, यहाँ पे पढ़ना इंपॉर्टेंट है। हम पढ़ते किस तरीके से हैं उसको, अगर हम सही तरीके से पढ़ लेते हैं तो हमें समझ में आ जाएगा। ठीक है, पढ़ना पड़ेगा ध्यान से। परंपरागत समाजों के लिए लंबे समय से बनी हुई निष्ठाओं से मुक्त हो पाना संभव है तो नहीं, फिर भी देखो पढ़ के देख लो। परंपरागत संस्थाओं से यह संभव है, कुछ लोग परंपरागत समूहों के साथ फिर से नई पहचान बनाएं, जबकि अन्य लोग राजनीतिक विकास की प्रक्रियाओं के होने से नए समूह और प्रतीकों के साथ खुद को जोड़ लें। तो असंभव तो कुछ भी नहीं है ना। परंपरागत निष्ठा को बनाए रखना राजनीतिक विकास में सहायक होता है क्या? ना, ये भी नहीं है। एक ही ऑप्शन सही है, फर्स्ट ऑप्शन, है ना। पढ़ के देखना है इसको एक बार ढंग से, है ना।
एक ही ऑप्शन सही होगा, यही है। इतना भी आसान नहीं है ये वैसे पैराग्राफ, इतना आसान नहीं है ना? समझने वाला पैराग्राफ है, थोड़ा सा समझना पड़ेगा ध्यान से थोड़ा लगा के, है ना? पढ़ के देखना एक बार, समझ में आ जाएगा सारी चीजें। क्या कह रहा है? पी एक्ट 3 टाइम्स फास्टर देन क्यू। पी और क्यू की अगर क्षमताओं के अनुपात की मैं तुलना करूं तो पी की अगर क्षमता 3 है तो क्यू की क्षमता कितनी है? 1। ठीक है, पी और क्यू एक साथ मिलकर आर की तुलना में 4 गुनी तेजी से कार्य करते हैं। तो पी और क्यू अगर आर से तुलना की जाए तो इनका 4 है, इसका 1 आएगा। ठीक है, अब किस, अगर ये तीनों साथ मिलकर काम करते हैं तो अपनी आय को किस अनुपात में बांटेंगे? इनका अनुपात निकाल लो बस, तुम इस पूरे का अनुपात निकाल लो। जैसे तुम अनुपात निकालोगे वही आंसर होगा। जिस अनुपात में ये आएंगे, जिस अनुपात में इनकी एफिशिएंसी आएगी, उसी अनुपात में ये पैसा कमाएंगे सब लोग, है ना? तो देखो ध्यान से, पी रेशो क्यू हमें कितना दिख रहा है भाई? 3:1। ठीक है, और पी प्लस क्यू कितना है? 4 दे रखा है यहाँ, तो पी प्लस क्यू यहाँ कितना है? 4, तो बस हो गया सॉल्व। आर कितना है? 1। अगर ये समान नहीं आ रहे होते तो समान करने पड़ते हमें। अगर ये एक बराबर नहीं आ रहे होते, ये 3 है और ये 1 है, 4 बन रहे ना यहाँ पे पी प्लस क्यू। अगर यहाँ बराबर नहीं बनना होता तो हमें बराबर करना पड़ता। उस केस में हमें थोड़ी मेहनत लगानी पड़ती, लेकिन इस केस में हमें मेहनत लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, सीधा आंसर आ गया। क्यों? क्योंकि जो एफिशिएंसी का रेशो होता है, जो क्षमताओं का अनुपात होता है, उसी अनुपात में पैसा बटता है। जो इनकी क्षमताओं का अनुपात है उसी अनुपात में इनका पैसा बटेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 2 लड़की 2 लड़के हैं, 2 गर्ल्स 2 बॉयज, 2 बॉयज और 2 गर्ल्स। ठीक है, क्या कह रहा है कि ऐसे व्यवस्था बनानी कि लड़कियां एक साथ ना बैठे। देखो लड़कियां हैं दो, एक दो और 2 लड़के हैं। इस केस में तुम क्या करोगे, बस ध्यान से मेरी बात समझना। जब आसपास ना बिठाने की बात आए तो हम क्या करेंगे? देखो थोड़ा सा समझना पड़ेगा। मैंने क्या किया, इनको एक जगह बंद कर दिया लड़कियों को। उससे क्या होगा, एक चॉइस मेरे पास ये है, 2 3, तो मैं इन तीनों को कितने तरीके से व्यवस्थित कर सकता हूँ? 3 फैक्टोरियल तरीके से। गुणा, ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है जो तुम्हारे एग्जाम में आया हुआ है ना? इसलिए मैं समझा रहा हूँ आप लोगों को। 3 चॉइस मान ली मैंने। अब ये लड़कियां भी तो आपस में अपने स्थान बदल सकती हैं, कितने तरीके से? 2 फैक्टोरियल। कितना हो जाएगा ये? देखो ध्यान से, 3 का फैक्टोरियल कितना होता है? 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 हो जाएगा ये। ठीक है, 1 2 3, 3 फैक्टोरियल। ठीक है, ये आपस में अपना स्थान बदल सकते हैं, तो ये 12 है तो ये आ जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या देखना है कि कितनी व्यवस्थाएं ऐसी हैं जिसमें अगल बगल खड़ी ना हो। तो ये व्यवस्था ऐसी है जिसमें अगल बगल होंगी, जिसमें अगल बगल होंगी। टोटल कितनी संभावनाएं आएंगी? टोटल कितने हैं ये लोग? 1 2 3 4, तो 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल कितना होता है भाई? 24। तो ऐसी कितनी संभावनाएं हैं जिनमें आसपास ना हो? तो टोटल में से जिसमें अगल बगल हो वो निकाल दो। आंसर आ जाएगा हमारा। 24 में से अगर मैं 12 निकाल दूं, मुझे कितना मिल जाएगा? 12। अब ध्यान देना थोड़ा सा मेरी बात पे, जिनको समझ में नहीं आ रहा उनको समझाने के लिए। टोटल माइनस नन, टोटल माइनस नन का या टोटल माइनस ऑल का केस। ये केस क्या होते हैं? जैसे कि अगर मुझसे आपने कहा कि भाई 4 लड़के लड़कियां हैं, उनको कितने तरीके से तुम बिठा सकते हो, तो मैं कहूंगा फैक्टोरियल 4 तरीके से। ठीक है, इतना तो समझ में आ रहा है। फिर मैं आप लोगों से कहता हूं कि भाई लड़कियां एक पास ना बैठे, तो मैंने क्या काम किया, लड़कियों को एक जगह फिक्स कर दिया। मैंने वो सारी वैल्यू निकाल दी जब लड़कियां एक पास ही बैठेंगी। लड़कियां एक पास बैठेंगी कितने तरीके से? मैंने इसको एक मान लिया टोटल, 1 2 3, 3 फैक्टोरियल। और ये आपस में अंदर जगह बदल सकती है लेकिन अगल बगल में रहेंगी, तो 3 फैक्टोरियल गुणा 2 फैक्टोरियल। कितना तरीका है? वो 12 तरीके हैं टोटल। 12 में 12 वेज हैं जिन तरीके से वो अगल बगल बैठ सकती हैं। तो अगल बगल कितने तरीके से नहीं बैठ सकती, तो मैं कुल केस निकाल लूं। कुल कितने? 4। 4 फैक्टोरियल से कितने आ गए? 24। 24 तरीके से ये आपस में बैठ सकते हैं, जिनमें से 12 तरीके ऐसे हैं जिसमें ये अगल बगल में बैठेंगी।
तो 24 में से अगर 12 निकाल दूं तो वो तरीके रह जाएंगे सिर्फ 12 जिसमें वो अगल बगल नहीं बैठेंगी। जिनकी समझ में आ जाए तो भाई बता देना जरा, क्योंकि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का है, इतना मैं इतना पूरा कॉन्सेप्ट तो यहाँ डिस्कस नहीं कर सकता आप लोगों के साथ में। ठीक है, ठीक है, तो भाई धन्यवाद।